थैंक यू। आप सब लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग व्यतिकरण के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी सहायता से इस टॉपिक की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात की जाती है। इस टॉपिक का नाम है यंग के द्विक रेखा छिद्र। यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग से फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि इस वर्ष 2019-20 में जो पेपर का सेट हुआ था, उसमें एक सेट में पूछा गया था। यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग से फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना। यंग क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यतिकरण से संबंधित व्यतिकरण के प्रतिरूप को व्यक्त किया था। व्यतिकरण के प्रतिरूप को व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक ऐसा प्रकाश स्रोत लिया, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया, जिसकी सहायता से उन्होंने इसमें देखा कि कहीं पर उनकी तीव्रता अधिकतम और कहीं पर उनकी तीव्रता न्यूनतम। जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है उसको हम लोगों ने देखा, वहाँ पर व्यतिकरण के केस में उसको हम लोग कहते हैं समपोषी, और जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसको हम लोग क्या कहा? विनाशी। उसी को यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? जो समपोषी व्यतिकरण है, जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है, वहाँ पर देखा गया तो इनके प्रयोग में उसके लिए जो प्रयोग किया गया वो ब्राइटनेस, चमकीला, और जहाँ पर तीव्रता कम होती है वहाँ पर डार्क, अर्थात ब्राइट और डार्क, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी सहायता से हम लोग फ्रिंज चौड़ाई की गणना करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगें होती हैं जो किसी एक माध्यम में संचरित होती हैं। उनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जिस बिंदु पर वो मिलती हैं वहाँ पर तीव्रता या तो अधिकतम होती है या तो न्यूनतम होती है। अगर अधिकतम होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समपोषी, और तीव्रता न्यूनतम हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विनाशी। तो इसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो पहले फिगर में देखेंगे ये मोनोक्रोमैटिक लाइट, यहाँ पर है आपका यस, मोनोक्रोमैटिक लाइट, और इसके सामने एक पर्दा लगा हुआ है, इसमें एक छिद्र है। इसके सामने एक दूसरा पर्दा लगा हुआ है, एक दूसरा पर्दा लगा हुआ है जिसमें दो छिद्र हैं। ध्यान दीजिएगा, फिगर में दो छिद्र हैं, जो इसको हम लोग ने कहा S1 और इसको कहा S2। S1 और S2 यस से समान दूरी पर है, यस से समान दूरी पर है। हम देखें इस प्रकार से इसके सामने एक तीसरा पर्दा लगा हुआ है जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? जो प्रकाश की किरण यस से चलेगी तो S1 और S2 पर जब पहुँचेगी तो उसके द्वारा समान दूरी तय की जाएगी। कहने का मतलब है कि S1 बराबर किसके होगा? S2 के इक्वल होगा। पहली चीज लिखें कैसे? माना एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिसके सामने एक पर्दा, मान लीजिए XY, जिसमें दो पतले छिद्र S1 और S2 थोड़ी दूरी पर स्थित हैं या हैं, और S1 बराबर SS2। इसके सामने दूसरा पर्दा है जिसका है M। इस पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है। जब लाइट S से चलती है S1 और S2 पर, S1 और S2 से अगर हम देखें ए बिंदु है आपका O, S1O बराबर किसके होगा? S2O के। ये दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप, अर्थात यहाँ पर जब दोनों एक साथ मिलेंगी, यहाँ पर उसकी तीव्रता क्या होगी? अधिकतम होगी। अगर इसी को हम लोग इस प्रकार से देखें, इस पर कोई
पॉइंट आपका जो प्रकाश की किरण यहाँ से चली यहाँ पर, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण चली यहाँ पर, ये भी अगर आप हम लोग देखें, ये पॉइंट है आपका P का पॉइंट है P है, और इसको हम लोगों ने माना है X, और इसको हमने माना है कैपिटल D, और दो रेखा छिद्र इसको माना है स्मॉल d। S1 और S2 के बीच की दूरी जो है इसको हमने माना स्मॉल d, दोनों पर्दों के बीच की दूरी को माना है कैपिटल D, और जो व्यतिकरण प्रतिरूप P पर प्राप्त हो रहा है उसका केंद्रीय से या मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या मानी गई है, x मानी गई है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर S2P चित्र में देखें, S2P ग्रेटर देन S1P, इसका मतलब हुआ जो प्रकाश स्रोत S2 से प्रकाश की किरण तरंगें P पर पहुंचेंगी और S1 से जो पहुंचेगी, S1 से चलने वाली प्रकाश तरंग को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। जब अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी अधिक दूरी होगी उसके लिए अगर हम लोग देखें, इससे इस पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। जब इससे इस पर लंब डालेंगे और ए एंगल हमारा क्या होगा, थोड़ा थीटा होगा, और इसको हमने क्या मान लिया है, मान लेते हैं ए। तो हम लोग देखेंगे इसमें डिफरेंस कितना आएगा, S2P माइनस S1P बराबर होगा S2A। फिगर से देखेंगे तो ये हमको अंतर मिल रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पथांतर कहते हैं, पथांतर। S2A को हम लोग क्या कहते हैं, पथांतर। अर्थात जब दो तरंगों के पथों के बीच में, दो तरंगों के पथों के बीच में जो अंतर आता है, जो अंतर दो तरंगों के पथों के बीच में जो अंतर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पथांतर कहते हैं। अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पथांतर की गणना हमको करनी है। अब फिगर में अगर हम लोग देखें, इस फिगर में अगर देखते हैं तो लिखोगे कैसे, लिखना किस प्रकार से है, माना एक वर्णी प्रकाश स्रोत S, इसके सामने एक दूसरा पर्दा XY है जिसमें दो छिद्र हैं, XY पर्दा है जिसमें दो छिद्र हैं X1 और X2। ये दोनों बहुत पतले छिद्र हैं और थोड़ी दूरी पर स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, जिसका व्यतिकरण प्रतिरूप तीसरे पर्दे या दूसरे पर्दे या मिलन के बिंदु P पर दर्शाया गया है। S1P, S से चलने वाली किरण S1P की दूरी S2P से कम है, अर्थात S2P ग्रेटर देन S1P। इन दोनों तरंगों के बीच में अंतर S2P माइनस S1P इक्वल टू S2A, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पथांतर कहते हैं। अब यहाँ पर है कि जो यहाँ पर दिखाया गया है आपका इस फिगर में, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमको एक यहाँ पर एक त्रिभुज मिल रहा है, S1 से लंब डाला गया A, S1A, तो त्रिभुज S1A और 2, S1 S2 और A, हमको एक त्रिभुज मिल रहा है। इस त्रिभुज की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, S2A की गणना ज्ञात कर सकते हैं, और किस रूप में, D के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो आपका दिया गया है, इसमें जो आपका दिया गया है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी। ठीक, पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो आपको इतना लिखना है, लिखने के बाद लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे S2P माइनस S1P बराबर S2A, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पथांतर। ये लिखने के बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज S1 S2A में, त्रिभुज S1 S2A में साइन थीटा बराबर, एक कोण कितने अंश का, 90 अंश का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, लंब हो जाएगा S2A बटे कण हो जाएगा S1 S2 बराबर हो गया आपका S2A बटे S1 S2 की वैल्यू D, S2A इक्वल टू हो जाएगा D साइन थीटा।
इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, इक्वेशन 1। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसकी वैल्यू आ गई S2 A = D sin थीटा। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें एक और यहाँ पर कि जो आपका एक और आप हम लोग देखेंगे, इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे और ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा। यहाँ से हम लोग देखते हैं, हम लोग वैल्यू देखें कि इस त्रिभुज में इसको हम लोग मान लेते हैं ए, यहाँ पर लिख दिया जाता है मान लीजिए सी। दूसरा त्रिभुज सी पी ओ में, कहाँ त्रिभुज सी पी ओ, त्रिभुज कौन सा लिखेंगे, सी पी ओ। ध्यान देंगे त्रिभुज लिखा जाएगा आपका त्रिभुज सी पी ओ में। ध्यान देंगे सी पी ओ में अगर देखते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा लंब बटे आधार। लंब आपका क्या होगा, ओ पी बटे आधार क्या होगा, सी ओ, या tan थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा ओ पी की वैल्यू हमने माना है और सी ओ की वैल्यू माना है कैपिटल डी। tan थीटा इक्वल टू हो गया x/d। इस प्रकार से हम लोग देखें हमको ये वैल्यू sin थीटा की मिल गई और इसकी मिल गई। यहाँ पर अगर हम लोग देखें दो कंडीशन की सहायता से, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमको एक sin थीटा की वैल्यू मिली थी, एक हमको tan थीटा की वैल्यू मिली है। वैसे इसको हम लोग कर देते हैं दो और इसको हम लोग करते हैं फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर देते हैं फर्स्ट। हम लोग देखें यहाँ पर जो थीटा होता है उसकी वैल्यू मिनिमम होती है, या एक है इस d के रिस्पेक्ट में, कैपिटल D के रिस्पेक्ट में स्मॉल d की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम लोग ऐसे भी इसको सिर्फ प्रूव कर सकते हैं कि जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, साथ कैपिटल D वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, कैपिटल D वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, तब जो साइन थीटा है और आपका tan थीटा है ये सभी लगभग इक्वल किसके होंगे, थीटा के हम लोग मान लेते हैं, हम लोग कहते हैं दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं S2A बटे D बराबर x/D। ध्यान देंगे ये कब होता है, जब दोनों वैल्यू को हम लोग क्या मान लें, इक्वल मान लें, अर्थात कैपिटल D ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d और tan थीटा जो होगा साइन थीटा क्या इक्वल हो जाए, तो हम लोग देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आपकी वैल्यू S2A/D इक्वल टू x/D इक्वल टू x/D। यहाँ से हमको वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो हमको चाहिए S2 की वैल्यू, S2A इक्वल टू हो जाएगा आपका x/d अपान हो जाएगा कैपिटल D, x/d अपान हो जाएगा कैपिटल D के, हमको वैल्यू यहाँ पर मिल गई। ठीक, अब यहाँ पर है आपका दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन होता है ब्राइट, चमकीला के लिए, अर्थात जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, और एक वो है जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। एक तरीका है आपका प्रूफ करने के लिए जो हमने भी निकाला है x2 इक्वल टू x/d अपान कैपिटल D। एक और से निकलता है, हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज आपके बने थे S1 S2A और आपका था CPO, इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप त्रिभुज भी सिद्ध कर सकते हैं। समरूप त्रिभुज की सिद्ध की सहायता से जब करेंगे फिर हमको यही चीज़ मिलेगा। ध्यान दीजिए कोई इसमें डिफरेंस नहीं, दो तरीके से, एक तो हम लोग इस प्रकार से प्रूफ किए, दूसरा हम लोग समरूप त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं, तब भी हमको डेरिवेशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर है आपकी दो कंडीशन है, दो कंडीशन क्या क्या है, पहली कंडीशन क्या होगी और दूसरी कंडीशन क्या होगी। ध्यान देंगे पहली कंडीशन क्या होगी, प्रथम स्थिति में पोजीशन ऑफ द ब्राइट रिंग, फर्स्ट है आपका
पोजीशन ऑफ द ब्राइट चमकीले फ्रिंज के लिए, चमकीले फ्रिंज के लिए, चमकीले फ्रिंज के लिए क्या होगा? चमकीले फ्रिंज के लिए जो आपका पथांतर होता है, चमकीले फ्रिंज के पथांतर, और वो आपका होता है एम लेमडा, एम लेमडा। और जो यम की वैल्यू होगी वह शुरू कहाँ से होगी? जहाँ यम इक्वल टू होगा 0, 1, 2, 3। इस प्रकार से कहने का मतलब है, जो हमने देखा था मूल बिंदु जहाँ पर हमने ओ लिखा था एकदम मिडिल में, वो आपका यम इक्वल टू 0, वहाँ पर उसका पथांतर क्या आएगा? 0। क्योंकि फिगर में अगर आप लोग हम लोग देखें, और ये आता था ओ, S1 S2 और आता था S1 O S2 O इक्वल टू वैल्यू है, मतलब दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, इन दोनों का पथांतर कितना आएगा? 0 आएगा। एक कंडीशन होगी आपको। अब हमने क्या देखा? पथांतर हमारा क्या था? S2A था, और S2A की वैल्यू क्या है? m लेमडा की इक्वल है। हम लोग यहाँ पर वैल्यू देखते हैं तो S2A था, तो S2A बराबर क्या हो जाएगा? m लेमडा XD अपान D इक्वल टू हो गया m लेमडा। या यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू इस x के लिए कैलकुलेट करते हैं, x के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, m लिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे x m, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। x m इक्वल हो जाएगा m कैपिटल D लेमडा अपॉन इस D, ये आपका हो गया दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज जिसे कहते हैं चमकीला, जिसे कहते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त ब्राइट चमकीला दीप्त फ्रिंज के लिए इसे कहते हैं। अर्थात दीप्त फ्रिंज की जो स्थिति होगी वो एक्सियम बराबर होगा यम डी लेमडा अपान डी। इसको हम लोग कहते हैं यमुई, यमुई दीप्त फ्रिंज, यमुई दीप्त फ्रिंज, यमुई दीप्त फ्रिंज। इससे एक फ्रिंज आगे के लिए, इससे एक आगे के लिए देखेंगे तो क्या है? यम प्लस 1 मतलब एक है, चौथा और पांचवा में देखेंगे यम प्लस 1 वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति एक्स एम प्लस 1 इक्वल टू एक्स एम प्लस 1, यम की वैल्यू क्या करेंगे? यम प्लस 1 डी लेमडा अपान डी। ये हो गया, हमको दो मिले, एक मिला यम और एक मिला एम प्लस 1, अर्थात जैसे हम लोग लिखते हैं चौथा और क्या लिखते हैं? पांचवा। उसी प्रकार से चौथी और पांचवी जैसे लिखेगा यम और यम प्लस 1, यमुई और यम प्लस 1। अब हमको क्या चाहिए? फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है? दो कर्मागत फ्रिंजों, फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा, दो कर्मागत फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो कर्मागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो कर्मागत फ्रिंजों, अब वो आपकी दीप्त भी हो सकती हैं और दूसरी अदीप्त भी। दो कर्मागत, दो कर्मागत दीप्त फ्रिंजों, दो कर्मागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित बिट्स कहते हैं, W बिट्स, WIDTH,
दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई किसी W से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं तो W इक्वल टू होगा x m प्लस 1 माइनस एक्स एम, दो क्रमागत अर्थात पांचवी में से चौथी क्या कर देंगे, माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगी, फ्रिंज चौड़ाई मिलेगी। हमको दोनों के मान पता है। W इक्वल टू एक्स एम प्लस 1 आया था m प्लस 1 डी लेमडा अपान डी माइनस m डी लेमडा अपान डी इक्वल टू डी लेमडा अपान डी कॉमन कर लेंगे m प्लस 1 माइनस m से कैंसिल इक्वल टू डी लेमडा अपान डी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई डी लेमडा अपान, ये आपका फार्मूला है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये प्रूव करने के लिए भी आता है और आपका जो है डेरिवेशन के लिए भी आता है और इस पर आधारित क्या होता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। ये तो हमारी पहली कंडीशन थी, ठीक। तो इस प्रकार से दूसरी देखेंगे, इसके लिए अधिक ब्राइट डार्क के लिए नंबर 2, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, इसको लिखते हैं अधिक फ्रिंज की अदीप्त फ्रिंज की, पहला क्या था, दीप्त, दूसरा क्या है, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अदीप्त में क्या होता है, इसमें हमेशा जो पथांतर आता है, ध्यान देंगे पथांतर, तो हमने क्या लिखा था, S2A इक्वल टू, ए वैल्यू आपकी आती है m माइनस 1/2 इंटू लेमडा, इस रूप में होता है m माइनस 1/2 इंटू लेमडा। इसमें जो m की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 4 इस प्रकार से स्टार्ट होती है। ध्यान देंगे उसमें क्या था, m लेमडा, इसमें m माइनस 1/2 लेमडा। तो S2A की वैल्यू क्या आई थी आपकी, ध्यान देंगे S2A की जो वैल्यू आपकी आई थी वो था आपका x वैल्यू आपकी थी x डी अपान कैपिटल डी, ध्यान देंगे इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, x2A की वैल्यू x डी अपान डी इक्वल टू m माइनस 1/2 इंटू लेमडा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर m हमने लिखा, यहाँ पर भी क्या लिखोगे, m लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। यहाँ पर जाएगा m माइनस 1/2 इंटू लेमडा इंटू कैपिटल डी अपान हो जाएगा स्मॉल डी। ये यमुई कौन सी होगी, अधिक, यमुई कौन सी होगी, अदीप्त फ्रिंज होगी, यमुई अदीप्त फ्रिंज होगी। एक्सएम इक्वल टू m माइनस 1/2 लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, यमुई अदीप्त फ्रिंज के लिए स्थित है, ठीक, यमुई अदीप्त फ्रिंज। फिर देखेंगे कि यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2m माइनस 1/2 भी, कहीं किसी बुक में दिया भी गया है, चाहे जिस प्रकार का लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए बस। ये तो यमुई ही होगा, फिर लिखेंगे m प्लस 1 अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। ये क्या हो जाएगा, x m प्लस 1 इक्वल टू, जो वैल्यू m है उसके स्थान पर m प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू स्मॉल डी कैपिटल डी अपान स्मॉल डी इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी कि 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2, तो हो गया m प्लस 1/2 स्मॉल डी कैपिटल डी अपान स्मॉल डी x m प्लस
सहित हम लोग क्या लेंगे, W फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई। अभी हमने क्या बताया, फॉर्म डिफिनीशन में है, दो कर्मागत दीप्तों या दो कर्मागत अदीप्तों, दो कर्मागत दीप्तों या दो कर्मागत अदीप्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो वैसे वहाँ पर लिखेंगे W = x m + 1 - xm। डिफिनीशन लिख भी सकते हो, नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। दो कर्मागत दीप्तों या दो कर्मागत अदीप्तों के बीच की चौड़ाई m + 1/2 स्मॉल डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस m - 1/2 स्मॉल डी कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डी, इसमें हो गया W। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे देखोगे क्या मिलेगा हमको, W = इसमें कॉमन क्या है, स्मॉल डी कैपिटल डी m + 1/2 माइनस m + 1/2। ध्यान देंगे माइनस m माइनस 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 प्लस m कैंसिल, स्मॉल डी कैपिटल डी अपॉन डी 1/2 1/2 1 = d lambda upon small d। दिस इज द इक्वेशन ऑफ W = d lambda upon d। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या चीज देखा इसमें, चाहे आप लोग दीप्त का निकालें चाहे हम लोग अदीप्त का निकालें, दीप्त का निकालते हैं या अदीप्त का निकालते हैं, दोनों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान समान होता है, फ्रिंज चौड़ाई का मान समान होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं पर यम यूज नहीं हुआ है, इसलिए चाहे हम लोग दीप्त का कैलकुलेट करते हैं या हम लोग अदीप्त का कैलकुलेट करते हैं, दोनों के लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, समान आती है। अगर हम लोग इसी में देखें, एक और छोटा टॉपिक है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, थोड़ा छोटा टॉपिक है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, इसको हम लोग लिखते हैं थीटा। किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। इसमें क्या होता है, दो कर्मागत दीप्त और अदीप्त, दो कर्मागत दीप्त या अदीप्त के कोणीय चौड़ाई के अंतर को, अंतर को कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। ध्यान देंगे, दो कर्मागत दीप्त अथवा अदीप्त, दो कर्मागत दीप्त अथवा अदीप्त कोणीय चौड़ाई के अंतर को कोणीय फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं और थीटा बराबर, ये जो आपकी वैल्यू आती है, थीटा की वैल्यू जो आपकी आती है, वो वैल्यू आपकी होती है, थीटा इक्वल टू x अपान कैपिटल D होती है, x अपान कैपिटल D। x अपान कैपिटल D कहाँ से मिला था आपको, ध्यान देंगे थोड़ा सा, x अपान D इक्वल टू कहाँ से मिला था, tan थीटा इक्वल टू x अपान D। यहाँ से इसी, क्योंकि थीटा की वैल्यू कम होती है इसलिए हम लोग tan थीटा को थीटा मान लेते हैं, लिखा थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग देखें तो हमको जो वैल्यू मिली थी, चाहे वो हमको दीप्त के लिए देखें या अदीप्त के लिए देखें, तो हमको वैल्यू किसकी हुई थी, x की वैल्यू एक आपको मिला था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये जो आपका है कह सकते हैं इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखें तो हमको मिलेगा क्या, दो है, दीप्त के लिए अगर देखते हैं x m इक्वल टू मिला था m d
लेमडा अपान क्या था, स्मॉल डी था। एक्स एम इक्वल टू एम डी लेमडा अपान डी था। दो कर्मागतों के बीच का अगर अंतर निकालते हैं तो हमको क्या चीज मिलेगा, डी लेमडा अपान क्या मिलता है, डी लेमडा अपान डी मिलता है। इसमें हम लोग किसका डिवाइडेशन करेंगे, कैपिटल डी का अगर हम लोग डिवाइडेशन करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी, फ्रेंच चौड़ाई मिलेगी। इसका मतलब हो जाएगा डी लेमडा अपान स्मॉल डी अपान कितना, कैपिटल डी। इसे डी कैंसिल हो जाएगा, लेमडा अपान क्या हो जाएगा, डी। ये आपकी बन जाएगी कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। ध्यान देंगे यहाँ पर हमने क्या चीज यूज किया है, एक्स एम इक्वल टू आपकी वही मिली थी, दो कर्मागत कहा गया है। इसे एम प्लस वन निकालते हैं, यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, डब्लू मिल गया, डब्लू हो गया। डब्लू अपान क्या कर देंगे, कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, या एक्स अपान क्या लिख सकते हैं, डी लिखते हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं पहले से अगर हम लोग लिखते हैं दीप्त के लिए, थोड़ा सा और देखेंगे, दीप्त के लिए लिखते हैं, दीप्त के लिए लिखते हैं एक्स एम या एक्स इक्वल टू एम डी लेमडा अपान डी। और हम लोग थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं एम एक्स अपान कैपिटल डी इक्वल टू एम डी लेमडा अपान डी अपान कैपिटल डी, कैंसिल हो जाएगा एम, इसको हम लोग करें थीटा वन, थीटा या ये होगा एक्स एम, ये हो गया आपका डी लेमडा अपान हो गया डी, हमने क्या रखा थीटा एम। तो थीटा एम प्लस वन करते हो जाएगा एम प्लस वन लेमडा अपान डी। ये हो गया आपका एम वी और ये हो गया आपका एम प्लस वन वी। ध्यान देंगे एम वी और एम प्लस वन वी क्या कहा गया, दो कर्मागत, उससे भी निकाल सकते हैं। अब दो कर्मागत निकालेंगे तो हमको क्या चीज मिलेगा, दो कर्मागत फ्रेंड। अगर हम लोग देखते हैं निकालोगे थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा एम प्लस वन माइनस थीटा एम इक्वल टू एम प्लस वन लेमडा अपान डी माइनस एम लेमडा अपान डी, लेमडा अपान डी का अमल कर लोगे एम प्लस वन माइनस एम से एम कैंसिल लेमडा अपान डी। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, तब भी है। इसमें देखो एम का यूज भी नहीं हुआ, इसलिए दीप्त और अदीप्त दोनों के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। थीटा इक्वल टू हो गया लेमडा अपान डी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे। आपको इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में इसको कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।